गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स सब्जेक्ट का टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, कि आंतरिक सहायता इंटरप्रिटेशन में किन किन चीज़ों से मिलती है, ये हम इस टॉपिक में ले रहे हैं। तो इसमें जो आंतरिक सहायता जिससे हमको मिल सकती है वो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे शॉर्ट टाइटल है, लॉन्ग टाइटल है, प्रीएम्बल है, मार्जिनल नोट्स है, हेडिंग्स है, डेफिनेशन है, या इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, या प्रोविजो है, या इलस्ट्रेशन है, एक्सेप्शंस है, सेविंग क्लोजेस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, शेड्यूल्स है, पंक्चुएशंस है। ये कुछ एग्जांपल है जो इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो अब हम एक एक करके इनको ले रहे हैं। पहला हम ले रहे हैं शॉर्ट टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल में केवल किसी भी एक्ट का नाम आता है और इसका मकसद केवल आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी कानून को, और इसका उपयोग केवल रेफरेंस के लिए होता है। जनरली इसमें एक्ट के साथ में ईयर ऑफ एनेक्टमेंट भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ये कानून का नाम है, और 1872 एनेक्टमेंट का ईयर है। जैसे इंडियन पीनल कोड हो गया 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हो गया। कुछ टाइटल में थोड़ा सा डिटेल में भी दे रखा होता है। जैसे सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कहता है दिस एक्ट में भी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो थोड़ा सा इसको सेंटेंस फ्रेमिंग के हिसाब से शॉर्ट टाइटल में दे दिया गया है। इसका इंटरप्रिटेशन में जब प्रोविज़न को इंटरप्रिटेशन करना होता है उसमें कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि किसी भी कानून के प्रोविज़न का मीनिंग न तो इससे एक्सटेंड हो सकता है और न उससे लिमिट किया जा सकता है। सेकंड जो इंटरनल एड है वो है लॉन्ग टाइटल। तो लॉन्ग टाइटल का उपयोग जनरल डिस्क्रिप्शन के देने के बारे में होता है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या था किसी भी कानून को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, उसका लॉन्ग टाइटल दे रखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसमें कंसोलिडेट करना मकसद था और अमेंडमेंट करना, जो उससे पहले प्रचलित कानून था उसको अमेंड करना, दोनों चीज़ें इसका ऑब्जेक्ट थी। तो इस तरह से इसमें लिखा गया है लॉन्ग टाइटल में। तो पुराने टाइम में जो लॉन्ग टाइटल है उसको पार्ट ऑफ स्टैट्यूट नहीं माना जाता था और उसको इसीलिए इंटरप्रिटेशन में हेल्प नहीं ली जाती थी। लेकिन आज की डेट में जो कोर्ट्स की थिंकिंग है वो चेंज हुई है और हेल्प ली जाती है लॉन्ग टाइटल की इंटरप्रिटेशन करने में। लेकिन उसका लिमिटेड उपयोग होता है कि कोई प्रोविज़न है उसमें कन्फ्यूजन है या एम्बिग्युइटी है उसको दूर करने के लिए ही होता है। जब अनएम्बिगुअस वर्ड्स यूज किए गए हैं तो वहाँ पे इसकी कोई महत्ता नहीं है, कोई उपयोग नहीं होता है। इससे रिलेटेड एक केस हम ले रहे हैं। केस का नाम है अश्विनी कुमार वर्सेस अरविंदा बोस। इस केस में फैक्ट ये थे कि जो पिटिशनर था वो एडवोकेट था कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेट था। तो उसने वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर रजिस्ट्री में ओरिजिनल साइड पर प्लीड करने के लिए वारंट ऑफ अथॉरिटी उसके फेवर में जो क्लाइंट ने किया था वो पेश किया। लेकिन जो हाई कोर्ट रूल्स और ऑर्डर्स है उस हिसाब से ये नियम था कि ओरिजिनल साइड पे एडवोकेट प्लीड कर सकता है केवल। इस आधार पे उसका जो वारंट ऑफ अथॉरिटी था उसको लौटा दिया गया था। तो पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी है और उसके पास में राइट टू एक्ट एंड प्लीड दोनों है, उस विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अटॉर्नी है, ये उसके पास में पावर है। तो इस मसले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग टाइटल देखा, और लॉन्ग टाइटल जो था वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट्स एक्ट 1951 बना हुआ एक्ट है। उसमें जो अंदर के वर्ड्स हैं वो है एन एक्ट टू ऑथराइज एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू प्रैक्टिस एज ऑफ राइट इन एनी हाई कोर्ट एंड एक्सेप्टेड द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर। तो इस तरह से इसमें लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट हैं उनको प्रैक्टिस करने का राइट हाई कोर्ट में दे रखा है। तो इस आधार पे पिटिशनर के कंटेंशन को कोर्ट ने माना था। दूसरा केस हम जो ले रहे हैं वो है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। इसमें जो इंटरप्रिटेशन की बात आ रही थी वो सेक्शन 4 ऑफ द वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1949 के बारे में था। तो इसमें यह है कि
स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि कौन सा पर्टिकुलर केस स्पेशल कोर्ट को रेफ़र किया जाएगा स्पेशल प्रोसीजर के द्वारा, जिसको सुना जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर था और इस प्रोविज़न को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इस आधार पे कि जो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है इस प्रोविज़न से, इस आधार पे इसको चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को नहीं माना और ये कहा कि जो लॉन्ग टाइटल है एक्ट का, वो ये कहता है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द मोर स्पीडी ट्रायल एंड मोर इफेक्टिव पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो इसमें मकसद क्लियर था कि स्टेट गवर्नमेंट को डिस्क्रेशन दे रखा है कि स्पीडी ट्रायल किन केसेस में चाहिए या इफेक्टिव पनिशमेंट किन ऑफेंसेस के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये स्पेशल कोर्ट को रेफ़र किया जा सकता है स्पेशल प्रोसीजर के द्वारा सुने जाने के लिए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 नहीं माना था। नेक्स्ट जो इंटरनल एड हम ले रहे हैं वो है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल में किसी भी एक्ट के ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं और ये पार्ट ऑफ स्टैट्यूट होता है और कोर्ट को इसका इंटरनल एड के रूप में इंटरप्रिटेशन के लिए काम में लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी एनेक्टमेंट की लैंग्वेज क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, तो उस केस में प्रीएम्बल का कोई रोल नहीं रहता है। और जब अनएम्बिगुअस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एम्बिगुअस है तो उसमें फिर प्रीएम्बल की हेल्प ली जा सकती है ट्रू मीनिंग को समझने के लिए। लेकिन जनरली आजकल जो एक्ट बन रहे हैं उनमें प्रीएम्बल को हटा दिया गया है, कोई ये ट्रेंड ख़त्म हो गया है कि प्रीएम्बल को रखना चाहिए किसी भी एक्ट के अंदर। अब हम इससे रिलेटेड एक केस ले रहे हैं। केस का नाम है बुराकुर कोल कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ द कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 के इंटरप्रिटेशन की बात आ रही थी। इस प्रोविज़न के हिसाब से whenever it appears to the central government that coal is likely to be obtained from land in any locality, it may by notification in the official gazette give notice of its intention to prospect for coal bearing। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर था कि किसी भी एरिया को नोटिफिकेशन के द्वारा कोल माइनिंग के लिए उपयोग करने के लिए वो ऑर्डर निकालने के लिए सक्षम था। इस एक्ट का जो प्रीएम्बल, लेकिन जो प्रीएम्बल में लिखा था वो था एन एक्ट टू एस्टेब्लिश इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया ग्रेटर पब्लिक कंट्रोल ओवर द कोल माइनिंग इंडस्ट्री एंड इट्स डेवलपमेंट प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ अनवर्कड लैंड। तो इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया था वो अनवर्कड लैंड यूज़ किया गया था प्रीएम्बल के अंदर। और जब कोर्ट में ये आर्ग्यू किया गया कि ये जो सेक्शन है वो केवल वर्जिन लैंड के लिए है, क्योंकि ये जो प्रीएम्बल में अनवर्कड लैंड लिखा गया है, इस आधार पे आर्ग्यू किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि प्रीएम्बल का जो हेल्प है वो तब ली जा सकती है जब इंटेंशन क्लियर नहीं हो या कोई एम्बिग्यूटी हो। लेकिन जब इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ क्लियर तो वहाँ पे इस तरह से इंटरप्रिटेशन की हेल्प के लिए प्रीएम्बल को नहीं लिया जा सकता है। ये इस केस में कोर्ट ने कहा था और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्जिन लैंड हो, ऐसा इस केस में डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। नेक्स्ट जो हम केस ले रहे हैं वो है कांगसारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में फैक्ट ये हुआ था कि वेस्ट बंगाल ट्रिब्यूनल्स ऑफ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1952 के आधार पे सर्टेन स्पेसिफाइड एरिया को डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन के द्वारा घोषित कर दिया गया था और अपीलांट को प्रोसिक्यूट किया गया था। ट्रिब्यूनल जो इस एक्ट के तहत बनाया था सर्टेन ऑफेंसेस के लिए, अपीलांट ने हाई कोर्ट में प्रे ये किया था कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसको क्वेश किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर दे दिया गया है कि किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का, और ये है डिस्क्रिमिनेटरी है। जो जिन लोगों की ट्रायल पहले ही हो चुकी है और जो स्पेशल प्रोसीजर इस एक्ट में दिया है उसके हिसाब से ट्रायल होगी, इन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेटरी है। इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, और क्योंकि प्रीएम्बल जो था उसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट क्लियरली लिखा था और उसमें ये था कि फॉर डीलिंग विद द डिस्टर्बेंसेस threatening the security of the state, maintenance of public peace and tranquility
एंड प्रोटेक्टिंग बिजनेस एंड इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग फॉर स्पीडी ट्रायल इन सच केसेस। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्लियर था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना इस बात को कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो केस हम ले रहे हैं वो है AC शर्मा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें अपीलेंट्स ने ये उनका जो कन्विक्शन हुआ था सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 उसको इन्होंने चैलेंज किया गया था और ग्राउंड ये था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अलग से बनाया गया था। जो इसका एक्ट था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 और उसमें प्रियम्बल में ये लिखा था कि जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है दिल्ली पुलिस का उसको पावर सीज करके और स्पेशल पावर इस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट द्वारा दे दिया गया है। ये कंटेंशन था, लेकिन इस कंटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना क्योंकि प्रियम्बल जो है वो स्टैट्यूट के वर्ड को किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकता है जब स्टैट्यूट के वर्ड क्लियर है, अनएम्बिगुअस है। क्योंकि सेक्शन 3 जो था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का, इसने केवल दिल्ली स्पेशल पुलिस को पावर दिया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन केसेस को, और उसमें कहीं भी ये नहीं था कि जो एंटी करप्शन ब्रांच है रेगुलर दिल्ली पुलिस की उनका पावर सीज कर दिया गया इन्वेस्टिगेशन का, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं था। तो इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना कि उनका कन्विक्शन रॉन्ग है, क्योंकि जो 1946 का जो एक्ट था वो केवल परमिसिव लैंग्वेज लेजिस्लेशन था, मतलब जिसमें परमिशन दी गई थी उनको भी कि वो भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो केस हम ले रहे हैं वो है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी कसाब जमात। इसमें इंटरप्रिटेशन की बात आ रही थी आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे एक्सप्रेशन था अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए है, न कि एज को डिस्क्राइब करने के लिए कि कोई भी कैटल्स जो अपने स्पान ऑफ लाइफ में अगर मिल्च है या ड्रॉट है तो वो इस एक्सप्रेशन में इंक्लूड रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब उन्होंने दूध देना बंद कर दिया तो इस कैटेगरी से ही उनको बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा इंटेंशन नहीं था। ये जो प्रोहिबिशन ऑन स्लॉटर ऑफ काउज से रिलेटेड एंड काउज से रिलेटेड केस था, और इसमें कोर्ट ने ये कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट और रीजन्स हैं इस कानून के, वो उसका मकसद ये था कि इनके जो स्लॉटर है उसको रोका जाए, और अगर इस तरह से इंटरप्रिटेशन लिया जाएगा तो वो गलत होगा कि वो सर्टेन एज तक ही उसमें काउंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, तो ऐसा गलत होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इसमें नहीं माना था इंटरप्रिटेशन को कि पर्टिकुलर एज तक ही वो मिल्च या ड्रॉट कैटल्स रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।